चैप्टर 121 किसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखना। 3 हेवनली फीनिक्स अकादमी के स्वागत कक्ष में एलिगेंस लेगून पवेलियन। मिस, क्या आपने डिप्टी लीडर ये के साथ समझौता नहीं किया है? फैंग दा यह पूछने में मदद नहीं कर सके कि वो कब लिंग रुओक्सू के पास गए। पिछले 2 दिनों के दौरान उपनेता ये और उनकी युवा महिला के बीच तनाव ने चीजों को इतना तनावपूर्ण बना दिया था कि उन्होंने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, और हर कोई बहुत सतर्क था। वो मुझसे बात करने से इनकार करता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लिंग रुओक्सू ने असहाय होकर कहा। क्या फ्रीक थोड़ा बहुत छोटा नहीं है? 2 दिन से अधिक समय हो गया है, और वह अभी भी मुझे अनदेखा कर रहा है। मिस, पुरुषों को मनाने की जरूरत है। आप एक महिला हैं, इसलिए आपको उपनेता ये को सौंप देना चाहिए। फैंग दा ने यह सोचते हुए कहा कि वह बहुत निष्पक्ष है। जब लिंग रुओक्सू ने फैंग दा की बातें सुनी, तो वह ठंडे पसीने से तर हो गई। पुरुषों को मनाने की आवश्यकता से उनका क्या मतलब है? महिलाओं को पुरुषों के आगे झुक जाना चाहिए, इससे उनका क्या मतलब है? यह मुझे इतना असहज क्यों लगता है? क्या यह विपरीत नहीं है? हो सकता है कि मुझे पिछले जन्म में प्यार न हुआ हो, लेकिन तुम्हें मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिस, जाओ और डिप्टी लीडर ये को मनाओ। उन्हें मनाना आसान है, फैंग दा ने जारी रखा। ओह, ठीक है। वो इस तरह जारी नहीं रह सकती थी। वो वास्तव में इस बात की अभ्यस्त नहीं थी कि फ्रीक उससे चिपका न रहे। लिंग रुओजू ने स्वागत कक्ष छोड़ दिया और सीधे फ्रीक के कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी को भी नहीं। मैंने फ्रीक को बाहर जाते हुए नहीं सुना। लिंग रुक्सू ने कुछ देर तक इंतजार किया, और जब दरवाजा खुला तो वह जाने ही वाला था। आप क्या कर रहे हो? लिंग रुओजू यह पूछे बिना नहीं रह सकी कि उसने कमरे में कब प्रवेश किया। सनकी वास्तव में बहुत असामान्य है। नींद में, फ्रीक ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल हैं। क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं गलत था। नाराज मत हो, ठीक है। लिंग रुक्सू ने धैर्यपूर्वक मनाया। फ्रीक ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपने मुझे सुना? फ्रीक ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं जा रहा हूँ। लिंग रुक्सू ने धमकी दी और जाने के लिए मुड़ गई। वह अभी 2 कदम ही चली थी कि 2 मजबूत भुजाओं ने उसे कसकर गले लगा लिया। आपको जाने की अनुमति नहीं है, फ्रीक ने दबंग ढंग से कहा, और उसे और भी कसकर गले लगा लिया। आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जाने की अनुमति नहीं है। लिंग रुओजू ने जानबूझकर कहा, लेकिन वह अपने दिल में बहुत खुश थी। हम्फ, फ्रीक एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभिनय कर सकता है। आपने पहले मुझे परेशान किया, फ्रीक ने व्यथित होकर कहा। मैं, लिंग रुक्स्यू कुछ कहने ही वाली थी कि उसके दादा ने उसे टोक दिया। सुइर, हुओ परिवार से कोई यहाँ है? लिंग क्विंगटियन ने ये चेन का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, दादाजी। अजीब, क्या हुओ परिवार आपसे बदला लेने के लिए यहाँ आ सकता है? लिंग रुक्स्यू ने अनुमान लगाया। यह अजीब होगा यदि हुओ परिवार फ्रीक को जाने देगा, क्योंकि उसने हुओ परिवार के प्रतिभाशाली युवा मास्टर को इस हद तक पीटा था कि उसका चेहरा उड़ गया था। ठीक है, फिर आपको मेरी रक्षा करनी होगी, ये चेन ने थोड़ा अहंकार से कहा। ओह, जुएर की गंध बहुत अच्छी है और बहुत नर्म महसूस होती है। आइए एक नजर डालते हैं, लिंग रुओजू ने कहा। व्यक्तिगत प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले अभी भी 3 राउंड हैं। हुओ परिवार इस समय किसी को यहाँ भेजकर क्या चाहता है? क्या हमें जाना चाहिए? फ्रीक ने अनिच्छा से कहा। जब एक सुंदरी उसकी बाहों में थी तो वह उसे छोड़ना कैसे सहन कर सकता था? बूहू, यह कितना बुरा समय है। पिछले 2 दिनों का उसका धैर्य इस क्षण के लिए ही था। दादाजी ने हमें बुलाया है, इसलिए निश्चित रूप से हमें जाना होगा, लिंग रुओक्सू ने कहा। दादाजी मुझे तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक कि यह कुछ महत्वपूर्ण न हो। फिर ठीक है, फ्रीक ने अनिच्छा से कहा, लेकिन उसने जुएर को जाने देने से इनकार कर दिया। उसने अभी तक उसे पर्याप्त रूप से गले नहीं लगाया था। जाने दो, हम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं?
नहीं, मैंने तुम्हें पर्याप्त रूप से गले नहीं लगाया है। फ्रीक ने जानबूझकर कहा। चलो पहले देखते हैं कि मामला क्या है। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें गले लगाने दूंगा, लिंग रुओक्सू ने मनाते हुए कहा। फ्रीक कभी कभी एक बच्चे की तरह व्यवहार क्यों करता है? यह एक वादा है। फ्रीक ने खुशी से कहा। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। कमरे से निकलने के बाद वे स्वागत कक्ष में गए, जहां हो परिवार द्वारा भेजा गया एक बुजुर्ग उसका इंतजार कर रहा था। बेटा, यह हो परिवार का पहला बुजुर्ग है, बुजुर्ग क्यू ने परिचय दिया। प्रणाम, प्रथम बुजुर्ग। लिंग रुओक्सू ने उस लंबे और पतले आदमी का अभिवादन किया, जो लगभग 50 वर्ष का था। हे, मिस लिंग बहुत विनम्र हैं। हो परिवार के पहले बुजुर्ग ने लिंग रुक्स्यू को संतुष्टि के साथ देखा। लिंग रुओजू अब अतीत की लिंग रुओजू नहीं रही। वो अब घृणित साधारण महिला नहीं रही। न जाने कितने लोग उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन केवल उनका युवा स्वामी ही ताकत और सुंदरता दोनों वाली ऐसी महिला के योग्य था। वो परिवार के पहले बुजुर्ग ने इस बार अपने मिशन के बारे में सोचा। उसने लापरवाही से लिंग रुओक्सू के बगल में ये चेन पर नजर डाली और थोड़ा भौहें चढ़ा ली। हालांकि ये चेन मजबूत था, लेकिन पहचान और स्थिति के मामले में उसके पास अपने युवा गुरु के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके इरादों को सुनने के बाद लिंग रुक्सु निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प चुनेंगे। पहले बुजुर्ग, आज आपको यहाँ क्या लाया है? लिंग रुओजू ने स्पष्ट रूप से पूछा। उसका समय कीमती था, इसलिए सीधे मुद्दे पर आना बेहतर था। हे, मिस लिंग, चिंतित मत हो। मेरी बात धीरे से सुनो। पहला बुजुर्ग बहुत शांत स्वभाव का था। पहले बुजुर्ग, कृपया सीधे बात करें। परसों हमारा मैच है, लिंग रुओजू ने कहा। उसका अभिप्राय यह था कि उसे जल्दी से यह कहना चाहिए और उनके पास उसके साथ बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। हे, मिस लिंग एक अधीर व्यक्ति हैं, पहले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही मिलनसार थी। यह अच्छा है कि फर्स्ट एल्डर को पता है। लिंग रुओजू इस धीमे पहले बुजुर्ग के साथ अपना धैर्य खो रही थी। हे, यह इस तरह है। जनरल लिंग, मिस लिंग, मैं आज यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ। पहले बुजुर्ग ने अपना उद्देश्य बताया, लेकिन उनके शब्द एक बम की तरह थे जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आत्माओं को लगभग उड़ा दिया। प्रस्ताव विवाह किससे? लिंग क्विंगटियन हकलाया। क्या मैं बातें सुन रहा हूँ? बेशक यह मिस लिंग है। पहले बुजुर्ग ने बिल्कुल सच कहा। क्या? यह सुनकर फ्रीक क्रोधित हो गया। क्या वो परिवार मेरे साथ सजावट की तरह व्यवहार करता है? वे दरअसल मेरी मंगेतर के सामने शादी का प्रस्ताव रखने आए थे। वे सचमुच बहुत दूर जा रहे हैं। चैप्टर 122, किसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखना। 4 आप किस बात को लेकर इतने उत्साहित हैं? पहले बुजुर्ग को बोलने दीजिए। लिंग रुओजू ने जल्दी से फ्रीक को सहलाया और खींचा, जो इतना गुस्से में था कि वह उसे पीटना चाहता था। ठीक है, मैं इसे सहन कर लूंगा। आइए देखें कि इस पहले बुजुर्ग का और क्या कहना है। ये चेन ने अपना गुस्सा सहन किया और हो परिवार के पहले बुजुर्ग की ओर घूरकर देखा। रुको, पहले बुजुर्ग, कौन सी मिस लिंग? लिंग क्विंगटियन थोड़ा खोया हुआ था। उनकी केवल एक पोती थी और उसकी सगाई हो चुकी थी। जनरल, आपको चुटकुले सुनाना बहुत पसंद है। बेशक यह मिस लिंग रुओक्सू है। क्या आपकी केवल यही एक पोती नहीं है? पहले बुजुर्ग ने अपनी ओर निर्देशित चकाचौंध को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। पहले बुजुर्ग, मुझे क्षमा करें। मेरी पोती का पहले से ही एक मंगेतर है, लिंग क्विंगटियन ने समझाया। हे, जनरल लिंग, मिस लिंग बहुत उत्कृष्ट हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपके पास बेहतर विकल्प होना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? पहले बुजुर्ग ने सीधे तौर पर इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि लिंग रुक्सू की एक मंगेतर थी और उसने उसे लुभाया। उनका मानना कि कोई भी महिला उनके प्रस्ताव को मना नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य है कि आप किस बेहतर विकल्प की बात कर रहे हैं। लिंग क्विंगटियन ने मूर्ख होने का नाटक किया। आखिरकार, हो परिवार लिंग फैंग महाद्वीप पर सबसे बड़ा परिवार था,
इसलिए यदि संभव हो तो वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। हुओ परिवार बहुत अधिक है। वे क्या सोचते हैं, वो कौन है? हे, जनरल लिंग, अगर मिस लिंग हमारे युवा मालिक से शादी करती है, तो वो हमारे हुओ परिवार की भावी मालकिन होगी। ऐसी महान पहचान के साथ, मेरा मानना कि सभी महिलाएं उससे ईर्ष्या करेगी, पहले बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से कहा। पहले बुजुर्ग, क्या आप जिस युवा मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो हुओ किंग है? लिंग क्विंगटियन ने पूछा। बेशक, हमारे हुओ परिवार में केवल एक युवा गुरु है, पहले बुजुर्ग ने साफ साफ कहा। पहले बुजुर्ग, अगर मुझे ठीक से याद है, हुओ किंग की पहले से ही एक मंगेतर होनी चाहिए। लिंग क्विंगटियन ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। यह हुओ परिवार वास्तव में बहुत अधिक है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि उनके युवा गुरु की बहुत मांग है? हे, जनरल लिंग, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे कुलपति ने कहा कि मिस लिंग की शादी के बाद वह मिस शुई जिनरान के साथ समान स्थिति की होंगी। वे दोनों मुख्य पत्नियां होंगी। पुरुषों के लिए कई पत्नियां रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्य पत्नी की स्थिति अटल है, पहले बुजुर्ग ने आश्वासन दिया। बगल में बैठकर ये चेन ने पहले बुजुर्ग के आत्मतुष्ट शब्दों को सुना और इतना क्रोधित हुआ कि वह वास्तव में पहले बुजुर्ग को अपने पूर्वजों को देखने के लिए भेजना चाहता था। लेकिन जुएर उसे पीछे खींचता रहा, उसे उतावलेपन से काम नहीं करने दिया। ठीक है, मैं इसे सहन कर लूंगा। वैसे भी, मुझे पता है कि जुएर निश्चित रूप से हुओ किंग से शादी नहीं करेगा। वह अभी भी इस बारे में आश्वस्त था। पहले बुजुर्ग, क्या हुओ किंग को इसके बारे में पता है? लिंग रुओजू ने अचानक पूछा। उसने अनुमान लगाया कि हुओ किंग को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह अपने घमंडी स्वभाव से खुद को अपमानित नहीं करेगा। चिंता मत करो, मिस लिंग। युवा मास्टर पितृसत्ता की व्यवस्था का पालन करेगा, पहले बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। उसने सोचा कि लिंग रुओजू को डर था कि युवा मास्टर अनिच्छुक था। हुओ किंग वास्तव में नहीं जानता। चूंकि वह इस बारे में नहीं जानता है, हुओ परिवार इस समय शादी का प्रस्ताव देने क्यों आया? लिंग रुओक्सू ने विचार किया। पहले बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि हुओ किंग से शादी करना मेरी सबसे अच्छी पसंद है? लिंग रुओजू ने हल्के से पूछा, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो गया कि वह क्या सोच रही थी। बेशक, हमारे युवा मालिक से शादी करना अनगिनत महिलाओं का सपना है, पहले बुजुर्ग ने बहुत गर्व से कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता, लिंग रुओजू ने लापरवाही से कहा, उसका खूबसूरत चेहरा अभी भी भावहीन है। क्या आप अनिच्छुक हैं? पहला बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह जाने के बाद चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वास्तव में एक महिला हमारे युवा मास्टर से शादी करने को तैयार नहीं है। यह कैसे संभव है? वो हमेशा अपने युवा स्वामी के आकर्षण के बारे में आश्वस्त था, इसलिए जब उसने एक महिला को अपने युवा स्वामी को अस्वीकार करते हुए सुना तो वह इसे स्वीकार करने में पूरी तरह से असमर्थ था। पहले बुजुर्ग, क्या आपके कोई प्रश्न हैं? लिंग रुओजू को ऐसा लग रहा था जैसे वो यथासंभव ईमानदारी से उसके संदेहों का उत्तर दे रही थी। आप इच्छुक क्यों नहीं हैं? हमारे युवा गुरु हुओ परिवार के भावी मुखिया हैं और एक अद्भुत प्रतिभावान भी हैं। ऐसा पुरुष सभी महिलाओं का सपना होता है। पहला बुजुर्ग वास्तव में समझ नहीं सका। यह युवा महिला अपने पति को दूसरों के साथ साझा नहीं करती है, लिंग रुओक्सू ने स्पष्ट रूप से कहा। वह पुरुषों के साथ सफाई को लेकर जुनूनी थी, और वह किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती थी जो दूसरों के द्वारा दागदार हो। लेकिन एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखेले रखना सही है, पहले बुजुर्ग ने कहा, जैसे कि यह स्पष्ट था। इस दुनिया में महिलाओं की स्थिति वास्तव में ऊंची नहीं थी, और उनमें से ज्यादातर विवाह संबंधों के लिए अपने परिवारों की मोहरें मात्र थीं। उन्हें जीवित रहने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि लिंग रुक्सु हो परिवार के प्रस्ताव से बहुत खुश होंगे। लेकिन क्या लिंग रुओजू एक साधारण महिला थी? बिल्कुल नहीं। पहले बुजुर्ग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखेले रखना ही क्यों सही है? लिंग रुओजू ने कुछ नाराजगी के साथ कहा।
वो उन लोगों से नफरत करती थी जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। पुरुषों की उच्च स्थिति के कारण इस दुनिया में ताकतवरों का सम्मान किया जाता है और लगभग सभी ताकतवर पुरुष ही हैं, पहले बुजुर्ग ने समझाया। तो फर्स्ट एल्डर के अनुसार उच्च स्थिति वाले शक्तिशाली लोगों की कई पत्नियां हो सकती हैं। लिंग रुओजू मंद मंद मुस्कुराई। बेशक ताकतवर लोगों के लिए यह बिल्कुल सही और उचित है कि वे जो चाहें करें। किस स्तर को पावरहाउस माना जाएगा? लिंग रुओजू ने पूछा। कम से कम आध्यात्मिक संप्रभु। फर्स्ट एल्डर के तर्क के अनुसार मेरे भी कई पति और रखैलें हो सकती हैं। लिंग रुओजू ने तथ्यात्मक रूप से कहा। आप एक महिला हैं। आपके ऐसे विचार कैसे हो सकते हैं? पहले बुजुर्ग ने बहुत निराशा से कहा। एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात गुणी होना है। वह ऐसे बेतुके विचार कैसे रख सकती है? लेकिन यह प्रथम बुजुर्ग ही थे जिन्होंने कहा था कि ताकतवरों का सम्मान किया जाता है। ताकतवर जो कुछ भी करना चाहते हैं वह सही और उचित है। लिंग रुओजू ने पहले बुजुर्ग के शब्दों को दोहराया। लेकिन पहला बुजुर्ग हकलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एल्डर यह नहीं सोचता कि मैं एक पावरहाउस हूँ? लिंग रुओक्सू ने पहले बुजुर्ग को घूरते हुए जबरदस्ती पूछा। बी लेकिन तुम एक महिला हो। पहले बुजुर्ग ने निराश चेहरे के साथ कहा, हार मानने को तैयार नहीं। पुरुष और महिला शक्तियों के बीच मतभेद हैं। पहले बुजुर्ग, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, लिंग रुओक्सू ने गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक्सप्रेशनलेस डेडपैन फेस। पहला बुजुर्ग अवाक था, बहुत अवाक। लेकिन वह देख सकता था कि इस बार वह अपने मिशन में असफल हो गया है। जब तक शुई जिनरान मौजूद है, लिंग रुओजू अपने युवा मालिक से कभी शादी नहीं करेगी। अफसोस, मुझे क्या करना चाहिए? अध्याय 123। बदकिस्मत हुओ परिवार एक। वास्तव में अंदर से उसने महसूस किया कि शुई जिनरान की तुलना में लिंग रुओक्सू उनके युवा मालिक के लिए अधिक उपयुक्त थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि शुई जिनरान की प्रतिभा औसत दर्जे की थी, फिर भी वह शुई परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला और लिंगफैंग महाद्वीप पर नंबर 1 सुंदरी थी। वह हो परिवार की भावी मालकिन बनने के लिए बमुश्किल योग्य थी। हालांकि शुई जिनरान न केवल लिंग रुओक्सू जितनी मजबूत नहीं थी, बल्कि जिस चीज पर उसे सबसे अधिक गर्व था, सुंदरता में भी वह उसकी तुलना में फीकी थी। अफसोस, शुई जिनरान हमारे युवा गुरु के योग्य नहीं है, चाहे मैं इसके बारे में अब कैसे भी सोचूं। एर्म, मिस लिंग, इस मामले को अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। मेरी राय में आपको इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। जहां तक जिनरान का सवाल है, अंतिम निर्णय लेने से पहले मुझे वापस जाना होगा और पितृसत्ता के साथ इस पर चर्चा करनी होगी, पहले बुजुर्ग ने हार न मानते हुए कहा। उसे अपने दिल में यह भी यकीन था कि अगर यह शुई जिनरान के लिए नहीं होता, तो लिंग रुक्स्यू निश्चित रूप से अपने युवा मालिक से शादी करने के लिए सहमत हो जाती। पहले बुजुर्ग ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिंग रुक्स्यू वास्तव में कुछ भी समझाना नहीं चाहती थी। ऐसा लगता था कि न केवल पहले बुजुर्ग को उसका मतलब समझ में नहीं आया, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि उसने कुछ गलत समझा है। हुओ परिवार के पहले बुजुर्ग को विदा करने के बाद लिंग क्विंगटिन और बुजुर्ग क्यू को आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का बहाना मिल गया। बड़े स्वागत कक्ष में केवल लिंग रुओजू और फ्रीक ही बचे थे। सुइर, तुमने मुझे अभी बात क्यों नहीं करने दी? फ्रीक का चेहरा असंतोष से भरा था। यदि जुइर उसे वापस नहीं खींच रहा होता, तो उसने अभी किसी को पीटा होता। मुझे मत बताओ कि तुम हो परिवार के पहले बुजुर्ग को उसी तरह पीटना चाहते हो जैसे तुमने हो क्विंग को पीटा था। वह बूढ़ा आदमी केवल एक संदेशवाहक है, लिंग रुओक्सू ने समझाया। ठीक है, आप जो कहते हैं वह उचित है। फिर मैं हो क्विंग को पीटूंगा, फ्रीक ने इसके बारे में सोचने के बाद बहुत गंभीरता से कहा। आप हो परिवार के मुखिया को भी क्यों नहीं पीटते? लिंग रुओक्सू ने चिढ़ाया। फ्रीक को लोगों को पीटना इतना पसंद क्यों है? ठीक है, मैं जुइर की बात सुनूंगा, फ्रीक ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। फिर वह घूमा और बाहर चला गया। रुको, कहाँ जा रहे हो? लिंग रुक्सू ने जल्दी से फ्रीक को पकड़ लिया। लोगों को मारो।
फ्रीक का संक्षिप्त उत्तर सुनकर लिंग रुओजू ठंडे पसीने से तरबतर नहीं रह सकी। फ्रीक वास्तव में हिंसक है। अरे पागल, अभी भी रहो। तुम्हें बस लोगों को पीटना आता है। प्रतियोगिता परसों फिर से शुरू होगी। अब तुम उन्हें नहीं हरा सकते, लिंग रुओक्सू ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, मैं जाऊंगा और प्रतियोगिता के बाद उन्हें हराऊंगा, फ्रीक ने आज्ञाकारी रूप से कहा। बूहू, सुएर बहुत भयंकर है। मुझे डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए हो परिवार को हरा सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं? लिंग रुओजू ने फ्रीक की ओर घूर कर देखा। मंच पर उन्हें पीटना एक बात थी, गुस्से में होने के बावजूद हो परिवार को इसे सहन करना पड़ा। लेकिन यह वास्तव में कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा अगर उन्होंने हो परिवार को मंच से उकसाया। इसके अलावा यह हो परिवार को हमला करने का एक अच्छा कारण देगा। तो क्या करें? फ्रीक ने जुएर की ओर व्यथित दृष्टि से देखा। अरे, प्रतियोगिता खत्म होते ही वापस चलें। भविष्य में हम उन लोगों से धीरे धीरे निपटेंगे, लिंग रुक्स्यू ने सुझाव दिया। अब वे सचमुच बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी शक्ति में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अच्छा, फ्रीक ने अनिच्छा से कहा। अच्छा, लिंग रुक्सू ने फ्रीक के सिर को ऐसे सहलाया जैसे वह किसी पालतू जानवर को सहला रही हो। सुएर, फ्रीक ने चमकती आंखों से जुएर को देखा और उसे गले लगा लिया। सुएर ने मुझे फिर से छूने की पहल की। मैं बहुत खुश हूँ, सनकी, मुझे जाने दो। लिंग रुक्स्यू ने फ्रीक की ओर देखा जिसने अचानक उसे गले लगा लिया था। धिक्कार है फ्रीक, तुम्हारे इतनी कसकर गले लगाने से मेरा दम घुट रहा है। मैं नहीं चाहता। आपने कहा था कि आप मुझे गले लगाने देंगे, लेकिन आप मुझे बहुत कसकर गले लगा रहे हैं, लिंग रुक्सू ने असहाय होकर कहा। हे, सुएर, चलो आज रात कुछ बुरा करें। फ्रीक ने अपनी बाहें ढीली करते हुए कुटिल मुस्कान के साथ सुझाव दिया। कहाँ? लिंग रुक्स्यू ने भौहें चढ़ाकर उत्सुकता से पूछा। बुरे काम कर रहे हो? मुझे वे पसंद हैं। सुएर, हुओ परिवार के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए और उनकी ओर से कुछ खर्च करना चाहिए, फ्रीक ने बहुत दयालुता से कहा। चूंकि जुएर नहीं चाहता था कि वह खुलेआम आए, इसलिए उसे गुप्त रूप से आना चाहिए। आखिरकार इस विवाह प्रस्ताव से उसे असहजता महसूस हुई, इसलिए उसे बदला लेना पड़ा। तो फिर देर रात चलते हैं, लिंग रुक्सू ने कुछ सोचने के बाद कहा। डकैती और न जाने क्या क्या सबसे आनंददायक थे। देर रात हो चुकी थी और ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लिंग रुक्स्यू ने ऊपर देखा। एकदम अंधेरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग भी उनकी देखभाल करेगा। आज रात बादल छाए हुए थे और ऐसा मौसम बुरे काम करने के लिए सबसे अच्छा था। जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, लिंग रुओजू और फ्रीक चुपचाप एलिगेंस लेगून पवेलियन से चले गए। वे क्विल की पीठ पर बैठे और हो परिवार के मुख्य निवास के लिए उड़ान भरी। उसकी बाहों में दो छोटी और प्यारी लोमड़ियां थीं, एक काली और एक सफेद, और एक छोटा सुनहरा सांप उसकी कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ था। काली रेखाओं से भरे चेहरे के साथ लिंग रुक्स्यू ने थोड़ा असहाय महसूस करते हुए डेजल एंड राइस को देखा। वह नहीं जानती थी कि क्या ये दो छोटे साथी मौत से ऊब चुके थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वे कुछ बुरा करने जा रहे हैं तो वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत भाग लेने के लिए साइन अप कर लिया। हुओ परिवार के मुख्य निवास पर पहुंचने के बाद क्विल को एक एकांत जगह मिली और नीचे उतरे। लगभग 1 घंटे बाद 2 इंसान और 4 जानवर संतुष्ट होकर हो निवास से चले गए। अजीब, आपने हो यी के कमरे में कौन सा पाउडर उड़ाया था? क्विल की पीठ पर बैठते हुए लिंग रुओजू ने उत्सुकता से पूछा। दवा, बेशक मुझे पता है कि यह दवा है। मैं पूछ रहा हूँ कि यह कौन सी दवा है? एक प्रकार की दवा जिसके कारण मनुष्य एक निश्चित कार्य करना बंद कर सकता है, फ्रीक ने बहुत अस्पष्ट रूप से समझाया। इस तरह की बात को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जाना चाहिए। वैसे भी, वह जुएर के बारे में कोई भी विचार रखने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
लिंग रुक्स्यू अवाक रह गई, डेडपैन फेस। यह वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोचती हूँ। सन की बहुत क्रूर है। जल्द ही वे एलिगेंस लेगून पवेलियन लौट आए। अगले दिन लिंग रुओजू और अन्य लोग नाश्ते के लिए नीचे रेस्तरां में गए। जैसे ही उसे एक सीट मिली और वह बैठी, उसने अपने बगल की मेज से चर्चा सुनी। अरे, क्या तुमने सुना? हुओ परिवार को कल रात लूट लिया गया था। न केवल बहुत सी मूल्यवान चीजें चोरी हो गईं, बल्कि आग भी लगा दी गई। मैंने सुना है कि हुओ परिवार की हवेली का कम से कम 1/3 हिस्सा जल गया। कितने अफसोस की बात है। हुओ परिवार की हवेली हमारे दक्षिण डस्क साम्राज्य के शाही महल से भी अधिक शानदार और असाधारण है, राहगीरे ने रहस्यमय अभिव्यक्ति के साथ कहा। आपकी खबर नवीनतम नहीं है, यह पुरानी है, राहगीर बी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। चैप्टर 124, बदकिस्मत हुओ परिवार, दो ताज़ा समाचार क्या है? राहगीर ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने आज सुबह ही यह खबर सुनी। यह इतनी जल्दी पुराना कैसे हो गया? ताज़ा खबर यह है। राहगीर बी ने ध्यान से चारों ओर देखा। हुओ परिवार के मुखिया हुओ यी नपुंसक हो गए हैं, राहगीर बी ने बहुत धीरे से कहा। आह, क्या यह सच है? राहगीरे को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह बिल्कुल सच है। खबर बिल्कुल विश्वसनीय है, राहगीर बी ने गंभीरता से कहा। उसकी कई रखेलों के लिए कितनी अफसोस की बात है। राहगीरे को बड़ी दया आई। दो लोगों की फुसफुसाती चर्चा को सुनकर लिंग रुओक्सु वास्तव में अवाक रह गए। ये दो जोकर कहाँ से आए? उन्होंने वास्तव में हुओ परिवार के क्षेत्र में हुओ परिवार के कुलपति के बारे में बात करने का साहस किया। लेकिन ये खबर इतनी तेजी से कैसे फैली? ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक रात में फैल गया है। यह सोचते हुए उसने जानबूझकर फ्रीक पर नजर डाली, जिसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। हुओ परिवार के मुख्य निवास में, मुख्य हॉल में, हुओ परिवार के मुखिया हो यी उदास चेहरे के साथ मुख्य सीट पर बैठे थे। उसके दोनों ओर हुओ परिवार के बुजुर्ग बैठे थे। बड़ों, हमें अपनी जांच के नतीजे बताओ, हुओ यी ने उदास चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा। बाईं ओर दूसरी पंक्ति में बैठे बुजुर्ग ने सावधानी से कहा, कुलपति, मेरी जांच के अनुसार यह खबर कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, जू परिवार के एक नौकर से फैली थी। जू परिवार, हुओ यी ने अपने दांत पीस लिए और भौहें सिकोड़ ली। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा था। जू परिवार ने मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे की? हम्फ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। कुलपति, इस बात के भी सबूत हैं कि हमारे खजाने की चोरी जू परिवार ने की थी। उसे राजकोष से कुछ ही दूरी पर रास्ते पर जू परिवार का एक टोकन मिला, और राजकोष तक जाने के लिए लोगों को उसी रास्ते से जाना पड़ता था। सू परिवार वास्तव में बहुत घृणित है, बुजुर्गों ने एक के बाद एक कहा। सभी के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। राजकोष का खोना उनके हुओ परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। कुलपति, बुजुर्गों, अभी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। क्या होगा अगर किसी ने जू परिवार को फंसाया? क्या हम उनके जाल में नहीं फंस गए होंगे? पहले बुजुर्ग ने शांति से याद दिलाया। किसी वजह से उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले बुजुर्ग, आप बहुत दयालु हैं। यह जू परिवार लंबे समय से हमारे हुओ परिवार के साथ मतभेद में है। उन्होंने ऐसा किया होगा, एक अधिक उग्र स्वभाव वाले बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। कुलपति, इसकी बहुत संभावना है कि इसके पीछे जू परिवार है, लेकिन हमें अभी भी इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए। वरिष्ठ जनों ने चर्चा कर अपने विचार व्यक्त किए। बड़ों, शांत हो जाइए। मैं आपके इरादों को समझता हूँ, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अकादमी प्रतियोगिता है। हम अकादमी प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। हुओ यी ने अंतिम निर्णय लिया। अकादमी प्रतियोगिता एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक के लिए स्थानों की संख्या से संबंधित थी, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हुओ यी की बातें सुनने के बाद सभी बुजुर्ग चुप हो गए। पहले बुजुर्ग, क्या लिंग रुओजू वास्तव में किंग र से शादी करने को तैयार नहीं है? हुओ यी ने पहले बुजुर्ग की ओर देखते हुए अप्रसन्न चेहरे के साथ पूछा। हाँ, उसने कहा कि वह एक पति को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहती। पहले बुजुर्ग ने कहा,
लेकिन वह थोड़ा नाखुश भी था। कल जब वह लौटा तो उसने पहले ही कुलपति को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन वास्तव में कुलपति ने आज फिर से पूछा। हास्यास्पद, एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखेले रखना सामान्य बात है। वह इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? हो ये गुस्से से दहाड़ने लगी। यह लेंग रुओक्सु वास्तव में एहसान की सराहना करना नहीं जानती। वह मुख्य कारण जिसके लिए वह लेंग परिवार में किसी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए भेजने को तैयार था, वास्तव में अंतिम प्रतियोगिता के लिए था। वह नहीं चाहता था कि उसका सबसे अच्छा बेटा किसी महिला से हार जाए। कुलपति, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि शुई जिनरान की तुलना में लेंग रुक्सु हो परिवार की मालकिन बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। पहले बुजुर्ग ने अपना प्रस्ताव दोहराया। नहीं, शुई परिवार के साथ शादी रद्द नहीं की जा सकती। होई ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंग रुओजू कितनी उत्कृष्ट थी, उसकी तुलना 5 महान परिवारों से नहीं की जा सकती थी। यह देखकर कि कुलपति कितने आग्रही थे, पहले बुजुर्ग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। एलिगेंट लेगून पवेलियन की 5वीं मंजिल पर स्वागत कक्ष में, बेटा, प्रतियोगिता कल फिर से शुरू होगी, एल्डर कियू ने कहा। हाँ, बेटा, क्या तुम आश्वस्त हो? बुजुर्ग कियू ने पूछना जारी रखा। हाँ, बेटा, क्या तुम हर बार कुछ और शब्द नहीं कह सकती? बुजुर्ग कियू ने कुछ कड़वाहट के साथ लेंग रुक्सू को देखा। बिल्कुल, अब 2 शब्द थे, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग कियू असहाय थे। एल्डर कियू, बस मुझसे पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं। उसकी दयनीय उपस्थिति को देखकर लेंग रुक्सू ने उसे अब और नहीं छेड़ने का फैसला किया। लास, क्या तुमने हो परिवार के बारे में सुना है? बुजुर्ग कियू ने जांच की। हाँ, जब हम नीचे खाना खा रहे थे तो मैंने कुछ लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना, लेंग रुओक्सू ने हल्के से कहा। तो फिर इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है ना? बुजुर्ग कियू ने ये चेन की ओर देखते हुए कहा। निश्चित रूप से इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह हो परिवार है। हमारे जैसे छोटे परिवार उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? ठीक है, दादाजी। हाँ, जुएर सही है। हम हो परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, नहीं हम ऐसा करने का साहस करते हैं, लेन क्विंगटियन ने सहमति में कहा। आप उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं करते। आपने हो परिवार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस भी किया, और आप अभी भी यह कहने का साहस कर रहे हैं कि आप उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं करते। बुजुर्ग कियू ने अपने सिर में खर्राटे लिए। बुजुर्ग कियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गपशप करेंगे, लेंग रुक्स्यू ने चिढ़ाया। क्या यह बूढ़ा आदमी हाल ही में बहुत बेकार हो गया है? हे, मैं बस उत्सुक हूँ। लूना कैपिटल में यह अब सबसे लोकप्रिय विषय है, एल्डर कियू ने कहा। हो ये वास्तव में दयनीय है। एल्डर कियू, हम प्रतियोगिता के बाद जा रहे हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए, लेंग रुक्स्यू ने याद दिलाया। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। लेंग रुओजू मुड़ी और स्वागत कक्ष से बाहर चली गई। जुएर, मेरे लिए रुको। सनकी ने उसका पीछा किया। ओल्ड लिंग, आपको क्या लगता है यह किसने किया? लेंग रुक्स्यू के चले जाने के बाद एल्डर कियू ने लेंग क्विंगटियन को फिर से परेशान किया। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या वे यह नहीं कहते कि यह जू परिवार है? लेंग क्विंगटियन ने बिना दिलचस्पी के कहा। क्या आप सच नहीं जानना चाहते? बड़े कियू ने हार न मानते हुए पूछा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस मामले का उस लड़की से कुछ लेना देना है? नहीं, लेंग क्विंगटियन मुड़े और चले गए। चैप्टर 125, बदकिस्मत हो परिवार 3 ओल्ड लिंग, मत जाओ। चलो बातें करते रहें। बुजुर्ग कियू पीछे से चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगला दिन व्यक्तिगत फाइनल का 7वां दिन था। फैंग मोरन ने कहा, जुएर, पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज प्रतियोगिता देखने वाले अधिक लोग हैं। फैंग मोरन ने किनारे पर बैठे हुए और मैच शुरू होने का इंतजार करते हुए दर्शकों के समुद्र को देखते हुए कहा। हाँ, प्रतियोगिता 3 दिनों में समाप्त हो जाएगी। यदि आप इसे अभी नहीं देखेंगे, तो आपको 3 साल इंतजार करना होगा, लेंग रुओक्सू ने समझदारी से कहा।
इन 3 दिनों में मैच सबसे तीव्र होने चाहिए और दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। फाइनल के 6 राउंड के बाद लिंग रुओक्सु को एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत प्रतियोगिता में अस्थायी रूप से पहले स्थान पर रखा गया था। ये चेन और हुओ क्विंग दूसरे स्थान पर रहे, जबकि म्यूली और फैंग मोरन तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। सैद्धांतिक रूप से उनमें से 5 चैंपियनशिप के सबसे प्रबल दावेदार थे। लिंग रुओजू के शेष प्रतिद्वंद्वी हुओ किंग, ये जियो और पेंग सेन थे, और आज उनकी प्रतिद्वंद्वी ये जियो थी। लिंग रुओक्सु आज मंच पर जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। पहले 4 मैचों में ये चेन, हुओ किंग, म्यूली और फैंग मोरन ने जीत हासिल की। आखिरी मैच लिंग रुओजू बनाम ये जियो था। रेफरी की बातें सुनने के बाद लिंग रुक्सु धीरे धीरे मंच पर चले गए और ये जियो दूसरी तरफ से आए। आप एक महिला हैं, इसलिए मैं पहले आपको शुरुआत करने दूंगी, ये जियाओ ने बहुत शालीनता से कहा, भले ही उसके कुछ दांत टूट गए थे, जिससे वह अजीब तरह से बोलने लगा। लेकिन जब वह बोल नहीं रहे थे तब भी वह एक सुंदर सज्जन व्यक्ति थे। फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलने के बाद लिंग रुओजू ने सीधे हमला बोल दिया। वह लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहती थी ताकि वह फिर से सो सके। अग्निगुण आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल जनसमूह ये जियाओ की ओर दौड़ पड़ा। ये परिवार के दयनीय प्रतिभाशाली युवा मास्टर को अपना बचाव करने से पहले ही मंच से उतार दिया गया। लिंग रुओजू जीत गई। ओह, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। लिंग रुओजू का चेहरा मासूमियत से भरा था जब उसने ये जियो को देखा, जिसे उसने एक चाल से मंच से नीचे गिरा दिया था। मुझे वास्तव में उससे इतना कमजोर होने की उम्मीद नहीं थी। मिस, क्या आपने अभी भी उसे मंच से बाहर नहीं फेंक दिया, भले ही आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया हो? अफसोस, ये परिवार का यह युवा स्वामी वास्तव में दयनीय है। वह राक्षसों का सामना करता रहता है। सभी दर्शकों ने ये जियाओ को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। कितना दयनीय, उसे फिर से ले जाया जा रहा था। सुएर, आप पहले ही लगातार 7 मैच जीत चुके हैं। यह बहुत अच्छा है। जैसे ही लिंग रुओजू मंच से नीचे उतरी, फ्रीक तेजी से उनकी तरफ चली गईं। अजीब, चलो वापस चलते हैं। मैं सोना चाहता हूँ, लिंग रुक्स्यू ने नींद में कहा। आप इतनी जल्दी सो रहे हैं? फ्रीक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अभी क्या समय हुआ है? बूहू, मैं अब भी जुएर के साथ बाहर जाना चाहता था। हाँ, कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। तो चलो वापस चलते हैं। एलिगेंस लेगून पवेलियन में वापस, लिंग रुक्सू सोने के लिए सीधे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन, लिंग रुओजू रात की अच्छी नींद के बाद तरोताजा होकर अपने कमरे से निकली। फाइनल के 8वें दिन कोई सस्पेंस नहीं रहा। लिंग रुओजू और अन्य ने अपने विरोधियों को हरा दिया। फाइनल का 9वां दिन व्यक्तिगत प्रतियोगिता का भी आखिरी दिन था। आज के मुकाबलों के बाद अकादमी प्रतियोगिता के चैंपियन का जन्म होगा। लिंग रुओजू, ये चेन और हुओ किंग चैंपियनशिप के सबसे मजबूत दावेदार थे। लिंग रुओजू का अंतिम प्रतिद्वंद्वी हुओ किंग था, और ये चेन का अंतिम प्रतिद्वंद्वी पेंग सेन था। लेकिन उपस्थित सभी लोग जानते थे कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो पेंग सेन के खिलाफ ये चेन की जीत तय थी। लिंग रुओजू और हुओ किंग के बीच का मैच दिन का सबसे बड़ा आकर्षण था, इसलिए हर कोई एक रोमांचक लड़ाई देखने के लिए उत्सुक था। वीआईपी सीटों पर, भाई हुओ, क्या आप ठीक हैं? हुओ यी के पास बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता से पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं हूँ? हुओ यी का चेहरा नाराजगी से काला पड़ गया। क्या फैंग मियाओ मुझ पर हंसने की योजना बना रहा है? अपमानजनक। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। मुझे सचमुच डर था कि तुम वैसे ही बन जाओगे जैसा अफवाहें कहती हैं। फैंग मियाओ ने हंसते हुए कहा। भाई हुओ, आपके हुओ परिवार को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है ना? शुई परिवार के कार्यवाहक मुखिया शुई जेन ने चिंता के साथ पूछा। हालांकि 5 महान परिवार सतह पर सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होते थे, लेकिन वे सभी गुप्त रूप से आशा करते थे कि दूसरों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हुओ यी ने उदासीनता से कहा, वह छोटी सी क्षति हमारे हुओ परिवार के लिए बाल्टी में एक बूंद मात्र है। यह उल्लेख करने लायक नहीं है।
वह जानता था कि चूंकि वह प्रतियोगिता देखने आया है तो ये लोग उसे निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। यह उसका उपहास करने का एक दुर्लभ अवसर था। हम्फ, अगर यह आखिरी दिन नहीं होता तो मैं नहीं आता। भाई हुओ, पैसा सिर्फ सांसारिक संपत्ति है। आपका शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिकुड़े होंठों से कहा। यह सही है। मुझे आश्चर्य है कि ये जियो कैसा कर रहा है। उसकी चोटें हल्की नहीं हैं। हुओ यी ने जवाबी कार्रवाई की। हर कोई उस पर हंस नहीं सकता था। जियो का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, भाई हुओ। जबकि 5 महान परिवारों के मुखिया वीआईपी सीटों पर खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ रहे थे, प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रिय अतिथियों और दर्शकों, आज अकादमी प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। इसलिए निष्पक्षता दिखाने के लिए आज के मैच एक साथ आयोजित किए जाएंगे और हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। मेजबान ने आज के मैचों के नियमों की घोषणा की। इसके बाद रेफरी ने पांचों ग्रुप को एक साथ स्टेज पर जाने का आदेश दिया। फाइनल के अंतिम मैच एक ही समय पर 5 अरेनास पर शुरू हुए। हालांकि कुछ ही समय बाद अन्य 4 अखाड़ों के विजेताओं का निर्धारण किया गया। लेकिन लेंग रुओजू और हुओ किंग ने अभी तक वास्तव में लड़ाई शुरू नहीं की थी। मंच पर लेंग रुओजू इस बात से हैरान थी कि हुओ किंग को हमला करने की जल्दी क्यों नहीं थी। क्या हम शुरू कर सकते हैं? लेंग रुओजू ने हल्के से पूछा। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। क्या आप जल्दी में हैं? हुओ किंग ने लेंग रुओजू को शांति से देखा। हाँ, चलो जल्दी से शुरू करें। समय बर्बाद करना बंद करें। लेंग रुओजू ने अधीरता से भौहें सिकोड़ ली। बकवास, मैं जल्दी में कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, चलो शुरू करें। हुओ किंग लेंग रुओजू की अधीरता को देख सकता था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसने उसे कैसे नाराज किया था और वह उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। यह सोचकर वह थोड़ा उदास हो गया। चैप्टर 126, एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक से लचा दूत एक यह लो। लेंग रुओक्सू ने इधर उधर नहीं मारा और सीधे फेदर ऑफ द फायर फिनिक्स का इस्तेमाल किया। एक खूबसूरत धधकती पूंछ का पंख हुओ किंग की ओर उड़ गया। फेदर ऑफ द फायर फिनिक्स फ्लेम फेदर का उन्नत संस्करण था और यह सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। अन्यथा यह कहना मुश्किल होगा कि हुओ किंग अभी भी जीवित होगी या नहीं। हुओ किंग ने पूंछ के पंख को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। छोटा पंख प्यारा लग रहा था, लेकिन उसने अपनी सावधानी बरतने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसने हमले को रोकने के लिए जल्दबाजी में फायर क्लाउड कर्टेन का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने लेंग रुक्सू पर हमला करने के लिए ब्लेजिंग क्लाउड माउंटेन छोड़ा। जैसे ही विशाल ज्वाला बादल ने लेंग रुक्सू पर हमला किया, हुओ किंग से उलझे हुए पूंछ पंख ने अचानक दिशा बदल दी और इसके बजाय लेंग रुक्सू की ओर आ रहे ज्वाला बादल को उलझा दिया। हालांकि क्योंकि लौ का बादल बहुत बड़ा था, छोटी पूंछ का पंख उस पर आसानी से हमला कर सकता था। लेकिन लौ का बादल शरारती छोटे पंख को पकड़ नहीं सका। दर्शकों और वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों ने विशाल लौ के बादल को देखा, जो मंच पर छेड़ा जा रहा था, और ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उनके माथे से अनियंत्रित रूप से टपक रही थीं। यह सचमुच बहुत अजीब था। इस समय मंच पर मौजूद छोटा पंख विशाल लौ वाले बादल के चारों ओर घूमने लगा और उसकी गति तेज और तेज हो गई। फिर यह तेजी से लौ वाले बादल के अंदर चला गया। एक धमाके के साथ आध्यात्मिक शक्ति के दो समूह एक हिंसक टक्कर में विस्फोटित हो गए। चूंकि उन दोनों ने अग्नि गुण वाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था, जब आध्यात्मिक शक्ति के दो समूह टकराए, तो परिणामस्वरूप विस्फोट सीधे आकाश में हुआ, जिससे मंच के ऊपर पूरा आकाश लाल हो गया। आह! इस दृश्य ने मंच के नीचे मौजूद दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। यह बहुत शक्तिशाली है। सौभाग्य से एक बाधा ने दर्शकों को बचा लिया, अन्यथा विस्फोट से निश्चित ही लोगों की जान जाती। दर्शकों को विस्फोट की शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें जो महसूस हुआ वह समुद्र में एक बूंद मात्र था। मंच पर हुओ किंग को किसी अन्य की तुलना में विस्फोट अधिक तेज महसूस हुआ।
उसने अपने गले में बह रहे खून को निगल लिया और अविश्वास से लेंग रुक्स्यू को घूरने लगा। क्या यह उसकी असली ताकत है? क्या आप लड़ना जारी रखना चाहते हैं? लेंग रुक्स्यू ने उदासीनता से पूछा। वह जानती थी कि हुओ किंग अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति की टक्कर से घायल हुई थी। यदि वह हुओ किंग होती, तो वह हार स्वीकार करना चुनती। लेकिन वह नहीं थी। कृपया मुझे बताएं। हुओ किंग की लड़ाई की भावना मजबूत थी। वह हार कैसे मान सकता था? हालांकि वह अभी वह चाल हार चुका था, फिर भी वह लड़ना जारी रखना चाहता था। लेंग रुक्स्यू जैसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी ढूंढना आसान नहीं था। ठीक है, चूंकि हुओ किंग लड़ाई जारी रखना चाहती थी, वह अंत तक उसका साथ देगी। मंच पर आध्यात्मिक शक्तियां लगातार नृत्य करती रहीं और समय समय पर हिंसक रूप से टकराती रहीं। लाल अग्नि गुण आध्यात्मिक शक्ति के अलावा हरी पवन गुण आध्यात्मिक शक्ति और हल्के नीले पानी गुण आध्यात्मिक शक्ति भी मिश्रित थी। उन दोनों के बीच लड़ाई भी मंच से हवा में स्थानांतरित हो गई। सभी दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली और उन दोनों को घूरते रहे, एक भी चाल चूक जाने के डर से। अद्भुत, बहुत अद्भुत। यह निश्चित रूप से अकादमी प्रतियोगिता की सबसे रोमांचक लड़ाई है। यह यात्रा सचमुच व्यर्थ नहीं थी। सभी दर्शकों ने एक स्वर में सोचा। काफी देर बाद दोनों एक साथ रुके। आप एक दुर्लभ अच्छे प्रतिद्वंद्वी हैं, हुओ किंग ने उत्साह से कहा। उन्हें खुद को चुनौती देना पसंद था, इसलिए उनके पास अपने और अपने विरोधियों के लिए बहुत ऊंचे मानक थे, और सामान्य प्रतिभाएं उनके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं थीं। इसी तरह लिंग रुओजू भी अपने प्रतिद्वंद्वी हुओ किंग से बहुत संतुष्ट थीं। कम से कम हुओ किंग को हीन महसूस नहीं होगा क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक मजबूत था। इसके बजाय वो लड़ते लड़ते और अधिक बहादुर बन गया और एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय और भी मजबूत हो गया। वास्तविक लड़ाइयों में यह बहुत दुर्लभ था। हालांकि मैं यह मैच हार गया, मुझे आशा है कि मुझे भविष्य में फिर से आपसे लड़ने का मौका मिलेगा, हुओ किंग ने उच्च उत्साह में कहा। एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए उसने लेंग रुओक्सू को परेशान करने की योजना बनाई। यह सुनकर लेंग रुओजू को ठंडा पसीना आ गया। क्या क्या उसके पास पर्याप्त नहीं था? यह हुओ किंग निश्चित रूप से एक युद्धोन्मत्त है। उस जैसे किसी व्यक्ति से उलझना बहुत डरावनी बात थी। अचानक लेंग रुओजू को थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। उसे अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग न करने का पछतावा हो रहा था। रेफरी, मैं हार गया, हुओ किंग ने रेफरी से कहने की पहल की। दूर छुपे रेफरी ने सिर हिलाया और फिर डर के मारे मंच के केंद्र की ओर चला गया। लेंग रुओजू जीत गई, रेफरी चिल्लाया। हेवंस, इन दोनों लोगों की ताकत बहुत भयानक है। इस तरह लेंग रुओजू एक बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ अकादमी प्रतियोगिता के चैंपियन बन गए। ये चेन दूसरे स्थान पर रहे और हुओ किंग तीसरे स्थान पर रहे। व्यक्तिगत प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अकादमी प्रतियोगिता समाप्त हो गई और शीर्ष 10 अकादमियों की रैंकिंग की आधिकारिक घोषणा की गई। हेवनली फीनिक्स अकादमी ने अकादमी प्रतियोगिता पूर्ण श्रेष्ठता के साथ जीती। राइजिंग ड्रैगन अकादमी दूसरे, लूनर शैडो अकादमी तीसरे, फ्लाइंग बर्ड अकादमी चौथे और लैंड शाइन अकादमी पांचवें स्थान पर रही। इस बार अकादमी प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में शामिल अकादमियों ने भी क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक दायरे में प्रवेश करने के लिए स्थान जीते। एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक में प्रवेश करने के लिए कुल 200 स्थान थे, जिनमें से प्रथम स्थान हेवनली फीनिक्स अकादमी के पास 50 स्थान थे। दूसरे स्थान पर राइजिंग ड्रैगन अकादमी को 40 स्थान प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर लूनर शैडो अकादमी के पास 30 स्थान थे। चौथे और पांचवें स्थान फ्लाइंग बर्ड अकादमी और लैंड शाइन अकादमी प्रत्येक में 15 स्थान थे। छठे से 10वें स्थान तक प्रत्येक में 10 स्थान थे। हर कोई कृपया शांत हो जाएं। सबसे रोमांचक क्षण आ रहा है। इसके बाद आइए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक रियलम के दूत का मंच पर स्वागत करें। मेजबान द्वारा विजेताओं के नाम की घोषणा के बाद पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। विभिन्न अकादमियों के प्रतिनिधियों के रूप में लेंग रुक्स्यू और अन्य लोग मंच पर इंतजार कर रहे थे।
एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक से एक दूत क्या चीज है? लेंग रुओक्स्यू ने उत्सुकता से अपने बगल में बैठे फ्रीक से पूछा। एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ है, फिर भी एक दूत यहाँ है। कितना उबाऊ है। ये अंकल कोई चीज नहीं है। इससे पहले कि फ्रीक कुछ कह पाता, उनके कानों में एक बचकानी आवाज गूंजी। मंच पर बैंगनी रोशनी की एक हथेली के आकार की गेंद दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की गेंद लेंग रुक्स्यू के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे गुस्से से घूर रही थी। चैप्टर 127 एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक का लचा दूत 2 लेंग रुक्स्यू ने प्रकाश की बैंगनी गेंद को देखा जो उसके चारों ओर उड़ती रहती थी और थोड़ा हैरान थी। यह क्या चीज है? यह मेरे चारों ओर क्यों घूम रहा है? रुको, घूमना बंद करो, लेंग रुक्स्यू ने आदेश दिया। इतनी सी बात उसे चक्कर में डाल रही थी। प्रकाश की बैंगनी गेंद अनिच्छा से रुकी और लेंग रुओक्सू की ओर देखने लगी। हम्फ, आइए देखें कि क्या आप अभी भी इस चाचा को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं। यह वास्तव में एक बड़ी तितली है। लेंग रुक्सू ने इसे तभी स्पष्ट रूप से देखा जब प्रकाश की बैंगनी गेंद रुक गई। प्रकाश के गोले में एक तितली बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। यह लगभग एक हथेली के आकार का था और बहुत भव्य था। इसके बैंगनी पंखों पर चांदी के प्रकाश के धब्बे थे, लेकिन वे छोटी छोटी काली आंखें उसे अमित्रता से घूर रही थीं। इस छो बात से भी मुझे शिकायत है। एक आत्मिक जानवर। क्या आप एक आत्मिक जानवर हैं? लेंग रुओजू ने सुंदर बड़ी तितली को पकड़ते हुए पूछा। यह अंकल कोई आत्मिक जानवर नहीं है। मैं एक प्रेत हूँ। क्या आप समझते हैं कि प्रेत क्या होते हैं? तितली ने विरोध किया। मुझे समझ नहीं आया। स्प्राइट, इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेंग रुओजू ने इसे कोई चेहरा नहीं दिया। उसने सचमुच इसके बारे में कभी नहीं सुना था। तुम लड़की, तुमने इस अंकल को नाराज कर दिया है, तितली ने गुस्से से कहा। लेकिन इसकी कोमल आवाज प्यारी लग रही थी, चाहे वह इसे किसी भी नजर से देखे। लड़की, लेंग रुओक्स्यू स्तब्ध रह गई। क्या मैंने इसे सही सुना? इस बड़ी तितली ने मुझे लड़की कहा। हाँ, लड़की। मुझ पर मुस्कुराओ, और यह चाचा तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हें दोष नहीं देंगे, अंकल बटरफ्लाई ने बहुत उदारता से कहा। लेंग रुओक्सू के पास शब्द नहीं थे। क्या मेरा फायदा उठाया जा रहा है? धत तेरी की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खुद को अंकल कहने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुस्कुराने के लिए कहने की? वास्तव में यह केवल उसकी बात नहीं थी। मंच पर मौजूद अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। क्या यह व्यक्ति वास्तव में रहस्यवादी क्षेत्र का दूत है? यह गुंडे जैसा व्यवहार क्यों करता है? अरे तितली, तुम्हें मेरी मंगेतर को छेड़ने की हिम्मत किसने दी? तितली की बात सुनकर फ्रीक पूरी तरह क्रोधित हो गया। यह लड़की आपकी मंगेतर है। इसके बारे में क्या ख्याल है, कीमत बताएं। इस चाचा को वह पसंद आ गई है, अंकल बटरफ्लाई ने शांति से कहा। उठो, बाहर आओ और इसे कुछ शिष्टाचार सिखाओ, लेंग रुक्सू ने उदासीनता से इशारा किया। यह लानत तितली अपने बारे में क्या सोचती थी? उसे इसे सबक सिखाना था। मास्टर, मैं यहाँ हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी कंगन से बाहर आने के बाद उदय थोड़ा बड़ा हो गया। फिर वह उस तितली के चारों ओर लिपट गया जिसने उसके मालिक को छेड़ने का साहस किया और उसे सीधे आकाश में फेंक दिया। फिर उसने उसे पकड़ा, उछाला और अनगिनत बार पकड़ा। आह, मजा, मजा। चलो, चलो। कई बार उछाले जाने के बाद तितली को यह दिलचस्प लगा, लेकिन अनगिनत बार के बाद पंख होने के बावजूद भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आह, 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 रुको, रुको, बहुत हो गया। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। तितली ने सोचा कि वे बस उसके साथ खेल रहे थे। उठो, रुको, लेंग रुओजू ने असहाय होकर कहा। हाँ मास्टर। उदय ने चक्करदार तितली को एक तरफ फेंक दिया, वापस एक कंगन में बदल दिया और लेंग रुक्स्यू की कलाई के चारों ओर लपेट दिया। ओह, इस अंकल को बहुत चक्कर आ रहा है। तितली अस्थिर रूप से उड़ी और लेंग रुओजू के सामने आ गई। लड़की, तुम्हारा जानवर बहुत अवज्ञाकारी है, तितली ने शिकायत की। जाहिर तौर पर उसने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है।
ये चेन ने तितली को पकड़ लिया और उसे जितना जोर से दबा सकता था, दबाया। वह उसे टुकड़ों में कुचल देना चाहता था। लेकिन तितली केवल एक प्रेत थी और उसका कोई भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए ये चेन केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। सनक, तुम इससे प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हो? लिंग रुओजू थोड़ा अवाक रह गया। यह तितली महज एक आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन इसने एक छोटे गुंडे की तरह व्यवहार करना कहाँ से सीखा? क्या इसका जन्म ऐसे ही हुआ था? सुएर, मैं इस आदमी से निपटने के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। सनकी ने इसके बारे में सोचा। यह सही है। चाहे मैं कितना भी जोर से दबाऊं, इस तितली को पता ही नहीं चलेगा कि दर्द होता है। जल्दी करो और पुरस्कार पेश करो। हमारा समय बर्बाद मत करो, लिंग रुक्सू ने तितली लेते हुए आदेश दिया। लड़की, तुम्हें नम्र बनना होगा। इन दिनों जो लड़कियां इस चाचा की सेवा कर रही हैं, वे तुमसे कहीं अधिक सज्जन हैं। तितली ने, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, जैसी अभिव्यक्ति के साथ गंभीरता से कहा। जल्दी करो और पुरस्कार प्रदान करो। लिंग रुओजू इसे और सहन नहीं कर सकी और दहाड़ने लगी। यह तितली वास्तव में पिटाई की हकदार है। ठीक है, जब से तुम इतनी चिंतित हो। अफसोस, यह चाचा बहुत दयालु हैं, तितली ने भावुक होकर कहा। तितली ने गंभीरता से कहा, इस बार एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक के लिए कुल 200 स्थान हैं। अब मैं आपको रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता देना शुरू करूंगी। फिर यह फिर से घूमने लगा और अनगिनत पंखुड़ियां लिंग रुओजू और अन्य की ओर बहने लगीं। थोड़ी देर बाद पंखुड़ियां गायब हो गईं और सभी की कलाई पर एक पंखुड़ी का निशान दिखाई दिया। इसके अलावा लिंग रुओजू और उसके समूह के हाथों में कुछ और पंखुड़ियां थीं। तितली ने कहा, ठीक है, इस चाचा ने तुम्हें योग्यताएं दी हैं। जब रहस्य क्षेत्र खुलेगा तो तुम इसके साथ प्रवेश कर सकते हो। अंततः इसने अपना कार्य पूरा कर लिया। पुरस्कार समारोह के बाद लिंग रुओजू और अन्य लोग मंच से चले गए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लिंग रुओजू ने सिरदर्द के साथ कदम दर कदम उसके पीछे चल रही तितली को देखा। आप इस प्रतियोगिता के सबसे बड़े विजेता हैं, इसलिए इस चाचा की देखभाल का काम आपका है, तितली ने सच कहा। किसी और को ढूंढो, लिंग रुक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा। लड़की, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करोगी, तो यह चाचा सड़कों पर सो रहे होंगे, तितली ने दयनीयता से कहा। तुम एक तितली हो, बस छिपने के लिए एक छोटा सा कोना ढूंढ लो, और तुम्हें सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा, लिंग रुओक्सू ने बिना किसी सहानुभूति के कहा। फ्रीक ने सुझाव दिया, यह सही है। लूना शैडो अकादमी आपको इसमें शामिल करने में प्रसन्न होगी। इस बदबूदार तितली ने शायद लूना शैडो अकादमी में बुरी बातें सीखीं। बेशक, आप नहीं जानते कि वे इस चाचा के प्रति कितने अच्छे हैं। वे मुझे हर दिन अच्छी शराब, अच्छा खाना और अच्छी लड़कियां परोसते थे। लेकिन अब यह चाचा आप सभी का अनुसरण करना चाहते हैं और आपसे मेरी सेवा करवाना चाहते हैं। तितली का जिद्दी स्वभाव भी सामने आया। हम्फ, जितना अधिक वे मुझे उनका अनुसरण नहीं करने देते, उतना ही अधिक मैं उनका अनुसरण करना चाहता हूँ। यहाँ तक जब लिंग रुक्स्यू और अन्य लोग एलिगेंस लेगून मंडप में लौटे, तो तितली ने जाने से इनकार कर दिया और लिंग रुक्स्यू जहाँ भी गई, उसका पीछा करने लगी। चैप्टर 128, एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक का लचर दूत 3। आप कब तक मेरे पीछे पीछे घूमना चाहेंगे? लिंग रुओजू ने उग्रता से दहाड़ लगाई। यह विकृत तितली वास्तव में उसके पीछे पीछे शौचालय तक जाना चाहती थी। तितली ने गंभीरता से कहा, यह चाचा हर समय आपका पीछा करना चाहता है। इसका मिशन अनुसरण करना और यह सुनिश्चित करना था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आंखों को भाता हो। अब जब उसे यह लड़की मिल गई, तो वो उसके अलावा और किसका पीछा करेगा? मैं अब वॉशरूम जा रहा हूँ। आप मेरा पीछा नहीं कर सकते, लिंग रुक्सू ने चिल्लाकर कहा। क्यों? तितली को समझ नहीं आया। क्या यह वहां नहीं जा सकता था? कोई कारण नहीं, यहीं रुको और मेरे पीछे पीछे मत आओ, लिंग रुक्सू ने आदेश दिया। ओह, फिर ठीक है। यह लड़की थोड़ी गुस्से में लग रही है। ओह, बहुत डरावना। इसके बाद लिंग रुक्सू सीधे स्वागत कक्ष में गए, जहां सभी लोग थे।
मुझे बताओ, हमें इस छोटी सी चीज से कैसे निपटना चाहिए। लिंग रुओक्स्यू ने असहाय होकर कहा और उसने तितली की ओर देखा, जो भी उड़कर अंदर आई थी। सुएर, अगर यह तुम्हारा पीछा करना चाहता है तो इसे रहने दो। लिंग क्विंगटियन ने कुछ मनोरंजन के साथ कहा। वह देख सकता था कि उसकी अनमोल पोती इस खूबसूरत तितली के कारण टूटने वाली थी। लू ताओ, कुईझू, तुम दोनों इसका ख्याल रखना। लिंग रुक्स्यू ने अपनी दो नौकरानियों से कहा। ऐसा लगता है कि दक्षिणी डस्क साम्राज्य में आने के बाद से उन दोनों के पास बहुत अधिक खाली समय था। हाँ मिस, अब से बस उनका अनुसरण करो, लिंग रुक्स्यू ने तितली से कहा। तितली ने वापस लिंग रुओक्सू की ओर उड़ान भरने से पहले लू ताओ और कुई झू की 2 बार परिक्रमा की। तितली ने बहुत ईमानदारी से कहा, मैं उन्हें नहीं चाहती। वे पर्याप्त सेक्सी नहीं हैं। तुम तो बस एक तितली हो। तुम उन्हें सेक्सी क्यों दिखाना चाहते हो? लिंग रुओजू ने उग्रता से दहाड़ लगाई। यह आंखों के लिए अच्छा है। तितली की छोटी काली और चमकदार आंखों से वासना भरी चमक निकल रही थी। दादाजी, क्या आप अब भी सोचते हैं कि हमें इसे अपने पीछे आने देना चाहिए? लिंग रुओक्सू ने कमजोर ढंग से कहा। एर्म, एर्म। लिंग क्विंगटियन को नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह तितली कितनी विकृत थी। बेटा, अगर यह नहीं गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, बुजुर्ग क्यू ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। विकृत तितली, तुम हमारा पीछा करने पर क्यों जोर देती हो? लिंग रुओजू पूछने में मदद नहीं कर सकी। तितली ने समझाया, आप इस अकादमी प्रतियोगिता के चैंपियन हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे आपका अनुसरण करना होगा। सिर्फ इसी वजह से लिंग रुक्सू को विश्वास नहीं हुआ कि वो वास्तव में सिर्फ इसी कारण से उनका अनुसरण करना चाहता था। हाँ, फिर एल्डर क्यू का अनुसरण करें। हम सब एक साथ हैं, और वह अकादमी के एक बुजुर्ग हैं। इस विकृत तितली से बचने के लिए लिंग रुओजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर क्यू को बेच दिया। लास, बुजुर्ग क्यू ने लिंग रुओक्सू को व्यथित भाव से देखा। बूहू, आप यह कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता। मुझे बूढ़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर तुम मेरे पीछे आने की जिद करते हो। लिंग रुओजू बहुत गुस्से में थी। इतने सारे लोग थे, लेकिन वो उससे क्यों चिपकी हुई थी? हाँ, तो फिर अगर मैं तुम्हें अपने पीछे आने दूं तो मुझे क्या लाभ होगा? लिंग रुओजू ने विकृत तितली को योजनाबद्ध तरीके से देखते हुए कहा। चूंकि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकती थी, इसलिए यदि वह अपने लिए कुछ लाभों के लिए मछली नहीं पकड़ती तो उसे बहुत असहज महसूस होता। तितली ने गर्व से कहा, अगर तुम मुझे अपने पीछे आने दोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मुझे इसके बारे में बताओ। अगर यह मुझे संतुष्ट करता है, तो मैं तुम्हें अपने साथ आने दूंगा, लिंग रुक्सू ने लालच दिया। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। तितली उसका अनुमान लगाती रही। ठीक है, अगर तुमने तब तक मुझे संतुष्ट नहीं किया, तो तुम मुर्दा हो जाओगे, लिंग रुक्सू ने धमकी दी। चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाओगे। तितली का चेहरा किसी धोखेबाज जैसा था। एल्डर क्यू, मैंने प्रिंसिपल के साथ एक समझौता किया था। एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक में प्रवेश करने के लिए ये 7 स्थान हैं। उन्हें सुरक्षित रखें। लिंग रुओजू ने एल्डर क्यू को 7 फूलों की पंखुड़ियां सौंपी। ठीक है। ओह, ठीक है। लास, चलो कल एक और दिन रुकते हैं और परसों वापस चले जाते हैं, बुजुर्ग क्यू ने अति सुंदर फूलों की पंखुड़ियां लेते हुए कहा। ठीक है, एल्डर क्यू, यह कांगमिन का होना चाहिए। मैं इसे अभी आपको दे दूंगा। लिंग रुक्स्यू ने एक और पंखुड़ी निकाली। हालांकि एल्डर क्यू दादाजी लिन के भरोसेमंद सहयोगी थे, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्थान प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार अकादमी में बहुत सारी जटिलताएं थीं। लास, धन्यवाद। जब बुजुर्ग क्यू ने पंखुड़ी उठाए और उसे दूर रख दिया तो वह भावुक हो गया। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। अब आप सब जा सकते हैं। लिंग रुओक्सू एल्डर क्यू की आंखों में कृतज्ञ भाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह स्वागत कक्ष से बाहर निकलने के लिए तेजी से मुड़ी। जुएर, मेरे लिए रुको। फ्रीक ने जुएर का पीछा किया।
ओल्ड क्यू, मैं भी सोने जा रहा हूँ। लिंग क्विंगटियन ने एल्डर क्यू को कंधे पर थपथपाया। ओल्ड लिंग, मैं। बुजुर्ग क्यू को नहीं पता था कि क्या कहना है। आह, रो मत। लिंग क्विंगटियन ने एल्डर क्यू की थोड़ी नम आंखों को देखा और जल्दी से चले गए। आप सभी को स्वागत कक्ष से बाहर निकलते देख बुजुर्ग क्यू थोड़ा असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। अफसोस, मैं उस लड़की का अब और भी अधिक आभारी हूँ। सुएर, फ्रीक ने लेंग रुक्स्यू के कमरे तक पीछा किया। अजीब, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? जब वो कमरे में प्रवेश करने वाली थी तो लेंग रुओजू ने पूछा। सुएर, हम लंबे समय से एक साथ नहीं हैं। फ्रीक ने व्यथित होकर कहा। बकवास, क्या यह आदमी कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? हम हर दिन मिलते हैं। हाँ, सुएर, सोने से पहले मुझसे कुछ देर बात करो। फ्रीक ने विनती की, उसकी अभिव्यक्ति एक परित्यक्त पिल्ले की तरह थी। हम्फ, दयनीय होने का दिखावा, बहुत बुरा। लेंग रुक्स्यू के पीछे चलने वाली चमकदार तितली कुछ कहने से पहले ही असंतुष्ट हो गई। पफ्फ, लेंग रुओजू अपनी हंसी नहीं रोक सके। ऐसा लगता है कि फ्रीक को अपना मैच मिल गया है। धिक्कार है तितली, किनारे की ओर भागो। सन की दहाड़ उठा। सुएर, इस लानत तितली ने मुझे परेशान किया। तितली पर दहाड़ने के बाद फ्रीक ने तुरंत लेंग रुओजू को दयनीय दृष्टि से देखा। ठीक है, बहस करना बंद करो। अंदर आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बात करूंगा, लेंग रुक्स्यू ने असहाय होकर कहा। फ्रीक को मेरे सामने दयनीय होने का नाटक करना पसंद है। ठीक है। फ्रीक ने तितली को विजयी दृष्टि से देखा और फिर लेंग रुओक्सू के पीछे पीछे कमरे में चला गया। चैप्टर 129, एफिनिटी मिस्टिक दायरे की खाड़ी का लंपट दूत 4 लड़की, मेरे साथ सो जाओ। तितली ने बाहर निकलने को तैयार न होते हुए कहा, जैसे ही वह लेंग रुओक्सू की ओर उड़ी। भाड़ में जाओ। ये चेन ने गुस्से में तितली को थप्पड़ मार दिया, जो फायदा उठाना चाहती थी। मैंने अभी तक लाभ का आनंद भी नहीं लिया है, तो मैं इस बदबूदार तितली को इतनी आसानी से कैसे प्राप्त करने दे सकता हूँ? दीवार से टकराने के बाद तितली वापस उड़ गई, लेंग रुओजू के सामने रुक गई और उसे मना लिया। लड़की, यह आदमी बहुत बर्बर है। इसे बदल दो। बहस करना बंद करो। अगर तुम जारी रखते हो तो बाहर निकल जाओ। लेंग रुओक्सू ने अप्रिय ढंग से कहा। ये 2 साथी वास्तव में हैं, हम बहस नहीं कर रहे हैं। दोनों ने एक स्वर में कहा, बहुत अच्छा व्यवहार है। जो कोई भी उपद्रव कर रहा है, बाहर निकल जाओ। ठीक है। दोनों ने बिना रुके सिर हिलाया। वैसे, तितली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक में स्थानों का स्वामित्व हस्तांतरित किया जा सकता है? लेंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन स्वामित्वहीन स्थानों को स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए जो आपके हाथ में है उन्हें आपको सुरक्षित रखना होगा। कोई उन्हें छीन सकता है। तितली ने याद दिलाया। समझ गया। लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। वह दूसरों को उनके बारे में डिजाइन करने से रोकने के लिए कल अपने हाथों से धब्बे वितरित करेगी। सुएर, आप अपने हाथों में 10 स्थानों को कैसे वितरित करने का इरादा रखते हैं? फ्रीक ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, वे हमारे अपने लोगों के लिए हैं, दादाजी, बिग ब्रदर, लूताओ, कुईझू और अन्य। लेंग रुओक्सू ने कुछ विचार करने के बाद कहा। उसके परिवार के अलावा वे उसके अधीनस्थ थे। अजीब, क्या आपके पास कोई है जिसे आप देना चाहें? लेंग रुओजू ने पूछा। मैं नहीं, फ्रीक ने उदासीनता से कहा। ये परिवार शायद आपकी तलाश में आएगा, लेंग रुक्सू ने अनुमान लगाया। अभी तक किसी को नहीं पता था कि उसके मन में रहस्यवादी क्षेत्र के लिए दाग हैं, लेकिन वह इसे लंबे समय तक छिपा नहीं पाएगी। उसे विश्वास था कि पता चलने के बाद वे फ्रीक की तलाश में जरूर आएंगे। यह बेकार है, भले ही वे मेरी तलाश करें। मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। फ्रीक ने लापरवाही से कहा। उन्होंने ये परिवार को परिवार की तरह नहीं माना। उन दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। यह देखकर कि देर हो रही थी, लेंग रुक्स्यू ने अनिच्छुक फ्रीक को बाहर खदेड़ दिया। अगली सुबह, लेंग रुओजू अभी उठी ही थी कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हो?
लिंग रुओजू ने पूछा कि उसने दरवाजा खोला और फ्रीक को बाहर खड़ा देखा। सुएर, हम कल वापस जा रहे हैं। चलो सड़कों पर टहलें। फ्रीक ने लिंग रुओजू को उम्मीद से देखा। ठीक है, मैं सड़कों पर जाना चाहता हूँ। तितली ने लिंग रुओजू के बगल से कहा। हम तुम्हें नहीं ला रहे हैं। वो केवल जुएर के साथ जाना चाहता था और तीसरा पहिया नहीं चाहता था। टीच, यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। तितली ने उकसाया। मेरे लिए रुको, लिंग रुक्सू ने दोनों के बीच उड़ रही चिंगारियों को नजरअंदाज करते हुए कहा। बस तरोताजा होने के बाद लिंग रुक्सू और फ्रीक ने अपने दादाजी को सूचित किया और फिर एलिगेंस लेगून पवेलियन छोड़ दिया। अरे, अब लगभग समय हो गया है। चलो वापस चलते हैं। लगभग आधे दिन तक चलने के बाद लिंग रुओजू थोड़ा थक गई थी। ठीक है, उसके मन में कोई विशिष्ट गंतव्य नहीं था। वो जुएर के साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन तीसरा पहिया था। वे दोनों एलिगेंस लेगून पवेलियन लौट आए, नीचे रेस्तरां में खाना खाया और फिर ऊपर चले गए। मिस बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन की अध्यक्ष यहाँ हैं, लिन युआन ने, जो लिंग रुक्स्यू के कमरे की रखवाली कर रहा था, उसे वापस देखने के बाद कहा। बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो यहाँ क्यों है? क्या वह राइज एंड डेजल के लिए आया था? मुझे नहीं पता, लेकिन महान जनरल और एल्डर क्यू उसके साथ हैं। मैं जाकर देखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका उद्देश्य क्या था, वह किसी भी घटना से नहीं डरती थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फ्रीक ने जल्दी से कहा। ठीक है। वे एक साथ स्वागत कक्ष की ओर चले। दादाजी, हम वापस आ गए हैं, लिंग रुक्सू ने स्वागत कक्ष में प्रवेश करने के बाद सीधे कहा। उसकी नजर अपने दादाजी के पास बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा लगभग 60 साल का था, थोड़ा मोटा था और बहुत मिलनसार दिखता था। वो एक लंबा, नीला भूरा वस्त्र पहने हुए था और अपने दादाजी के पास इत्मीनान से बैठा था। लिंग रुओजू को देखने के बाद उसने सोच समझकर उसकी ओर देखा। सुएर, यह लूना कैपिटल के बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मास्टर सुई हैं। लिंग क्विंगटियन ने अपनी पोती पर नजर डालते हुए कहा। हेलो, मास्टर सुई, लिंग रुओजू ने विनम्रता से कहा। मिस लिंग अब लिंग फैंग महाद्वीप पर सबसे लोकप्रिय प्रतिभा है। आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। जनरल, मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मास्टर सुई ने लिंग रुओक्सू को सराहना की दृष्टि से देखा और फिर लिंग क्विंगटियन की ओर मुड़े। हे, मास्टर सुई हमारी चापलूसी करता है। लिंग क्विंगटियन खुद से बहुत खुश थे। क्या मास्टर सुई यहाँ मेरे लिए है? लिंग रुओजू ने उसकी ओर देखते हुए सीधे पूछा। हाँ, मैं विशेष रूप से मिस लिंग की तलाश में आया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि मास्टर सुई मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? लिंग रुक्सू ने जांच की। मैं यहाँ मिस लिंग को बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। मास्टर सुई, आप गलत होंगे। मैं जानवरों का प्रशिक्षक नहीं हूँ। लिंग रुओजू ने शांति से कहा। वह नहीं चाहती थी कि बाहरी लोगों को पता चले कि वह एक पशु प्रशिक्षक भी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पहले ही हमारे संघ का खजाना प्राप्त कर लिया है। अध्यक्ष के रूप में, यदि आप हमारे संघ में शामिल नहीं हुए तो मैं दूसरों को अपनी बात नहीं समझा पाऊंगा, मास्टर सुई ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखों में साजिश की झलक दिख रही थी। मास्टर सुई, मैंने राजकुमारी हुआंग फुयू से उन 2 आध्यात्मिक जानवरों को जीता है। वे हमारी प्रतियोगिता की लूट हैं। इसके अलावा, अगर मुझे सही याद है, तो हुआंग फुयू आपका शिष्य है ना? लिंग रुओजू ने हल्के से मुस्कराते हुए पूछा। हाँ, वो मेरी शिष्या है। लेकिन वे 2 आत्मिक जानवर हमारे संग से हैं। मास्टर सुई ने जोर दिया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मास्टर सुई, आपको हुआंग फुयू की तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा, एक मास्टर के लिए अपने शिष्य द्वारा की गई गंदगी को साफ करना ही सही है, लिंग रुओक्सू ने बिना चेहरा बताए स्पष्ट रूप से कहा। उसका तात्पर्य यह था कि उसे उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह हुआंग फुयू पहले ही मूर्ख बन चुका है, मास्टर सुई ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। वास्तव में, आने से पहले, उसने लिंग रुक्स्यू की कई प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचा था,
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे चेहरा नहीं देगी। चैप्टर 130 अपराधी। क्या आप मेरा जिक्र कर रहे हैं? एक मास्टर सुई, हुआंगफू यू का मूर्ख बनना मेरी गलती नहीं है ना? लिंग रुओजू ने नकली मुस्कान के साथ कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर सुई भी वो व्यक्ति है जो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता? उसके गुरु के रूप में आप अब इस दोष से बच नहीं सकते कि हुआंगफू यू मूर्ख बन गया है ना? लिंग रुओजू ने जारी रखा। एर्म एर्म मास्टर सुई का माथा ठंडे पसीने से भरा था। वो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे और उनका हमेशा सम्मान किया जाता था। किसी ने कभी भी उनकी इतनी सीधे तौर पर आलोचना करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि लेंग रुक्सू ने जो कहा वह सही था। उन्होंने वास्तव में हुआंगफू यू को बिगाड़ दिया था। मास्टर सुई, कृपया मुझे बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल न हो पाने के लिए क्षमा करें। यदि आपको दो आध्यात्मिक जानवरों के स्वामित्व के बारे में कोई संदेह है, तो कृपया जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश करें, लिंग रुओक्सू ने स्पष्ट रूप से कहा। मिस लिंग, कृपया पुनर्विचार करें। मास्टर सुई ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने इस पर पूरी तरह से विचार किया है। मैं एक जानवर प्रशिक्षक नहीं हूँ, इसलिए मैं जानवर ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हूँ। मास्टर सुई, आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लिंग रुओक्सू ने सीधे तौर पर चीजें स्पष्ट कर दी। फिर ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि आपकी अकादमी से हो बिन को हमारे बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चूंकि मास्टर सुई लेंग रुओजू को मना नहीं सके, इसलिए वह अपना लक्ष्य केवल हु बिन पर स्थानांतरित कर सकते थे। मास्टर सुई, भले ही सभी बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन मुख्य बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के अंतर्गत हैं, हु बिन आखिरकार पूर्वी लेगून साम्राज्य से है। उसके लिए दक्षिणी डस्क साम्राज्य के बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होना वास्तव में उचित नहीं है, लिंग रुओक्सू ने कुछ विचार करने के बाद कहा। हु बिन बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होना चाहता था या नहीं, यह हु बिन पर ही निर्भर था। वे उसके लिए कैसे निर्णय ले सकते थे? एर्म, मैं पूर्वी लेगून साम्राज्य में बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात कर सकता हूँ। यह सब कोई समस्या नहीं होगी जब तक हु बिन हमारे एसोसिएशन में शामिल होने के लिए इच्छुक है, मास्टर सुई ने वादा किया। मास्टर सुई, हम वास्तव में आभारी हैं कि आप इतने उत्साही हैं। लेकिन हु बिन के लिए दक्षिणी डस्क साम्राज्य के बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होना वास्तव में असुविधाजनक है, इसलिए हम केवल आपके अच्छे इरादों की सराहना कर सकते हैं। लिंग रुओजू थोड़ा अधीर था। यह बूढ़ा आदमी इतना कठिन क्यों हो रहा है? क्या वह चतुराईपूर्ण इनकार को नहीं समझ सकता? मिस लिंग, मुझे लगता है कि इस मामले पर हु बिन से उनकी राय पूछना बेहतर है। अगर वह सहमत हो तो क्या होगा? उसका तात्पर्य यह था कि वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी, इसलिए वह उसके लिए निर्णय कैसे ले सकती थी? ठीक है, संकी, कृपया हु बिन को आमंत्रित करें। ठीक है, एक क्षण रुकें। फ्रीक मुड़ा और स्वागत कक्ष से बाहर चला गया। कुछ ही देर में फ्रीक वापस लौट आया, उसके पीछे एक युवा लड़का भी था। हु बिन, यह मास्टर सुई हैं, जो दक्षिणी डस्क एम्पायर के बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लिंग रुओजू ने एक सरल परिचय दिया। हेलो, मास्टर सुई। हु बिन झुक गया। मास्टर सुई बीस्ट ट्रेनर की दुनिया में एक ग्रैंड मास्टर थे, और उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हु बिन, मैं पशु प्रशिक्षण में आपकी प्रतिभा से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आपको हमारे संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ और आपको अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? मास्टर सुई ने हु बिन से स्नेहपूर्वक कहा और एक बड़ा चारा बाहर फेंक दिया। उनका मानना कि कोई भी पशु प्रशिक्षक उनके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। हु बिन का नाजुक चेहरा आश्चर्य से भरा था। मास्टर सुई को बीस्ट ट्रेनर की दुनिया में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। एक साधारण पशु प्रशिक्षक के लिए मास्टर सुई का शिष्य बनना बिल्कुल उत्सव का कारण था। यदि उसे पहले ऐसा अवसर मिला होता, तो वह निश्चय ही इतना प्रसन्न होता कि उसे नींद न आती। लेकिन वह अब बिल्कुल भी खुश नहीं था,
या शायद यह कहा जा सकता है कि वो बहुत शांत था। मुझे खेद है, मास्टर सुई। मैं आपके दयालु इरादों के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं दक्षिणी डस्क देश के बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा, मैं किसी भी बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होने का इरादा नहीं रखता हूँ, हु बिन ने निश्चितता के साथ कहा। वो हमेशा के लिए लेंग रुक्स्यू का अनुसरण करना चाहता था, इसलिए उसके पास किसी भी एसोसिएशन में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा, उसने यह नहीं सोचा था कि वो अपनी युवा महिला का अनुसरण करने के बजाय किसी संगठन में शामिल होकर अधिक सीख सकेगा। हु बिन, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? एक बीस्ट ट्रेनर के रूप में, यदि आप बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल नहीं होंगे तो कोई भी आपकी स्थिति को नहीं पहचान पाएगा। मास्टर सुई अब शांत नहीं थे। उन्होंने जो शर्तें पेश की वे बहुत अच्छी थीं और अनगिनत लोगों ने इसका सपना देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हु बिन वास्तव में मना कर देगा। मास्टर सुई, मैंने इस पर विचार किया है। आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही हु बिन सीधे स्वागत कक्ष से बाहर चला गया। एल्डर क्यू, क्या आप अपनी अकादमी के छात्रों को उनके भविष्य के बारे में मजाक करने देंगे? मास्टर सुई ने अपना सिर घुमाया और गुस्से में एल्डर क्यू से कहा। मास्टर सुई, ये छात्र अब बच्चे नहीं हैं। वे अपने भविष्य के बारे में मजाक नहीं करेंगे। इसके अलावा, हमारी अकादमी छात्रों को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है जो वे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? बुजुर्ग क्यू ने कुछ असहाय होकर कहा। इसके अलावा, मुझे लगता है कि आपको यह सुनना चाहिए था कि हमारी अकादमी के लियू यान ने भी कुछ दिन पहले अल्केमिस्ट एसोसिएशन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। अफसोस, ये बच्चे, उनके पंख सख्त हो गए हैं, और वे अब हमारी अकादमी द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, एल्डर क्यू ने जारी रखा। उसके चेहरे पर भाव बहुत असहाय थे, लेकिन वह सोच रहा था कि किसी भी संगठन में शामिल होने की तुलना में उस लड़की का अनुसरण करना कितना बेहतर होगा। यदि वह अब हेवनली फीनिक्स अकादमी का बुजुर्ग नहीं था, तो वह भी उस लड़की का अनुसरण करना चाहता था। आह, अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अलविदा, मास्टर सुई ने हारते हुए कहा। मशहूर होने के बाद आज शायद उनका सबसे अपमानजनक दिन था। उसने एक भी चीज हासिल नहीं की जो वह करना चाहता था। बेटा, तुमने इस बार ओल्ड मैन सुई को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। मास्टर सुई को विदा करने के बाद बुजुर्ग क्यू याद दिलाने में मदद नहीं कर सके। तो क्या मेरे लिए बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन में शामिल होना असंभव है? उन्हें अपने ही शिष्य के कारण पैदा हुई समस्याओं को हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, लिंग रुओक्सु ने बिना अधिक सहानुभूति के कहा। वास्तव में, वह अच्छी तरह से जानती थी कि जब हुआंग फुयू ने बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन से दो स्पिरिट बीस्ट को लिया तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। यही कारण है कि जब वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी तो उसने हुआंग फुयू से अनुबंध लिखने के लिए कहा। इसके अलावा, ये हुआंग फुयू और बीस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के बीच आंतरिक मामले थे। वह भाग नहीं लेना चाहती थी, न ही वह दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहती थी। ओल्ड क्यू, जुइर इसकी देखभाल करेगा। चिंता मत करो। लिंग क्विंगटियन ने अपनी पोती के लिए बात की। ठीक है, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि क्या वास्तव में कोई परेशानी है। मैं आखिरकार अब एक आध्यात्मिक सर्वोच्चता हूँ, बुजुर्ग क्यू ने बहुत वफादारी से कहा।